Hello students, today we discuss about photoelectric effect and wave particle duality। आज हमें समझना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या आता है इसके बारे में जानेंगे और वेव पार्टिकल ड्यूरेलिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा जाएगा ना, और ये थ्योरी थोड़ी लंबी है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आज हम समझते हैं वेव पार्टिकल ड्यूरेलिटी की, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन पहले वेव नेचर था, फिर बाद में निकल के आया पार्टिकल नेचर। ठीक है, वेव नेचर में आप जानते हैं कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है, ये सब इसकी थ्योरी डिस्कवर करने के लिए ना, तो रेडिएशन को माना गया कि क्या होता है, वेव नेचर होता है। ठीक है, और फिर बाद में पार्टिकल नेचर निकल के कैसे आया कि ये जो आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट हुआ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको डिस्कवर्ड करने के लिए, ठीक है, ये माना गया कि आपका जो लाइट होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, फिर बाद में मैटर में देखते हैं, मैटर पहले पार्टिकल था, ठीक है, पार्टिकल नेचर, ना, उसके बाद निकल के आया वेव नेचर। वेव नेचर कब निकल के आया कि मैटर एज अ वेव, जब इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है, इसकी जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, इसमें आप देखेंगे जो है डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट में अच्छे से बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव कैरेक्टर रखता है। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट निकल के आए, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है, इनके अनुसार जो मैटर होता है ये दोनों प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, पार्टिकल भी साथ साथ वेव भी। ठीक है ना, इसको आगे पढ़ाएंगे कि जो आपको ही पढ़ना है इसमें, ठीक है, सेकेंड ईयर में, कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है। इन्होंने माना कि जो मैटर है, मैटर वो आपका वेव है एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है, मतलब पार्टिकल भी है और साथ साथ वेव भी है। तो उन्होंने अपने थियरी में बताया भी कि P = H/λ, जहाँ पे P जो होता है पार्टिकल का मोमेंटम होता है और लैम्डा जो होता है वो वेवलेंथ होता है। आइए आगे थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। देखिए 1675, ठीक है, इसके आसपास न्यूटन्स ने बताया था अपने कार्पस्कुलर थ्योरी में कि जो मैटर है, सॉरी जो लाइट है, लाइट एज अ पार्टिकल, ठीक है, लाइट जो होता है वो पार्टिकल होता है ना, मतलब इनने सपोर्ट किया था कि सपोर्टेड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब लाइट जो होता है वो पार्टिकल नेचर रखता है। ठीक है, उसके बाद 1801 के आसपास हाइगेंस थ्योरी निकल के आई। हाइगेंस थ्योरी इन्होंने सपोर्ट किया कि जो लाइट है वो पार्टिकल नहीं बल्कि क्या है, वेव है। इसमें आप लोग देखे होंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट को जब पास कराते हैं, जिससे जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, ठीक है, फिर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, पोलराइजेशन का गुण भी रखता है। ठीक है, इन्होंने अपने थ्योरी में प्रूफ कर दिया कि जो लाइट है वो पार्टिकल नहीं बल्कि क्या है, वेव नेचर रखता है। ठीक है, तो ये बहुत महान साइंटिस्ट थे न्यूटन्स ने। ठीक है, मतलब कह सकते हैं इनसे बड़े साइंटिस्ट थे, तो इनकी बात को उतना ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, बस यही सब लोग मानते आए कि जो लाइट है वो पार्टिकल है। ठीक है, बाद में 1865 के आसपास मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी निकल के आई। मतलब मैक्सवेल ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये प्रूफ कर दिया कि जो लाइट है वो वेव है। ठीक है, आप लोग सेकेंड पेपर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक पेपर है। ठीक है, उसमें आप देखेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस निकल के, उन्होंने इक्वेशंस दिए, उस इक्वेशन में अच्छे से प्रूफ किए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, मतलब जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी भी इन्होंने बताया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने भी सपोर्ट किया वेव नेचर को। ही सपोर्टेड वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक
है, उन्होंने सपोर्ट किया कि ये आपको क्या होता है, वेव नेचर होता है। अब देखिए दो लोग एक साथ मिल गए, हाइगेंस थियरी फिर मैक्सवेल ऑटोमेटिक थियरी। ठीक है, जब दो लोग प्रूफ कर दिए कि जो लाइट है वो वेव नेचर रखता है, ठीक है, तो ये थियरी यहाँ पे फेल हो गई। ठीक है, सब ये मानने लगे कि जो लाइट है वो वेव है। ठीक है ना। फिर बाद में प्लांक थ्योरी निकल के आई, जैसे जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी, ठीक है, या कह सकते हैं 1905, इसमें देख लेते हैं, लगभग 100 ईयर के आसपास आप मान सकते हैं, तो 1905, ठीक है, इसमें यहाँ पे निकल के आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको आइंस्टीन ने दिया था। तो ये थियरी तभी एक्सप्लेन हो सकती है सब आप लाइट को क्या मानेंगे, पार्टिकल। तो कहने मतलब ये है कि इसको सपोर्ट किया, ही सपोर्टेड पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, इसके पहले ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आप देखेंगे जो प्लांक थे, ठीक है, इन्होंने अपने थियरी में बताया था कि जो पार्टिकल है, मतलब जो लाइट है वो पार्टिकल है। ठीक है, मतलब इन्होंने सपोर्ट किया था, ही सपोर्टेड पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब देखिए फिर से वही चीज़ आ गई ना, कि आपका पहले निकल के आया क्या है, पार्टिकल है, फिर बाद में वेव है, फिर निकल के आया पार्टिकल। कहने मतलब थियरी जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं जाके एंड हो गई। ठीक है, फिर से वही चीज़ें निकल के आ गई कि जो लाइट है वो पार्टिकल है। ठीक है, फिर बाद में पार्टिकल ही मान के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सारी चीज़ें प्रूफ की गई। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक मेटल लेते हैं, मेटल, और आप जानते हैं ये क्या होता है, मेटल मैटर होता है ना। इस मैटर में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस मैटर पे, मतलब मेटल पे, मेटल के सरफेस पे सब वेरी लो वेवलेंथ की लाइट को हम इंटर करते हैं, मतलब फॉल्स करते हैं एक सफिशिएंटली लो वेवलेंथ, लो वेवलेंथ लाइट या रेडिएशन। ठीक है, मतलब इस मैटर पे जब लो वेवलेंथ की लाइट को इंटर करते हैं, लो वेवलेंथ मतलब होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ, जिसकी इंटेंसिटी हाई होती है। ठीक है, तो जब इसको हम यहाँ पे इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ से निकलता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कि इस मैटर पे जब हम लो वेवलेंथ की लाइट या हाई इंटेंसिटी की लाइट को इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। ठीक है, इस पूरे फिनोमेना को, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं व्हेन रेडिएशन is sufficiently very low wavelength falls
ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट ऑफ सरफेस, आउट ऑफ सरफेस, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक। देखिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक तो ये जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है मेटल के सरफेस पर, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो रहा है, ठीक है। तो आइए एक एक पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो लाइट पड़ रहा है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे फोटॉन थियरी ऑफ लाइट के अंडर में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, जो लाइट है, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन, ठीक है। मतलब ये जो लाइट है, जो सफिशिएंटली लो वेवलेंथ की लाइट इस पे इंसिडेंट किया जा रहा है सरफेस पे, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होता है, पार्टिकल होता है। पार्टिकल या आप इसी कहते हैं एनर्जी पैकेट भी कहते हैं, एनर्जी पैकेट, ठीक है ना। एनर्जी पैकेट की जो थियरी है, इसको आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन ने माना था कि ये जो फोटॉन है वो पार्टिकल ना होकर बल्कि क्या है, एनर्जी है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे क्या कहते हैं प्लांक थियरी को, प्लांक ने माना था कि ये पैकेटों के रूप में चलता है। पैकेट होता है वेव पैकेट, वेव पैकेट जिसको इन्होंने नाम रखा था क्वांटा, क्वांटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो लाइट है वो पार्टिकल को या एनर्जी पैकेट को कंसिस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं फोटॉन, ठीक है। तो आइए हम फोटॉन थियरी के अंडर में इसको समझते हैं कि फोटॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग आप डाल सकते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन, ठीक है। इसी कुछ प्रॉपर्टी को समझते हैं। देखिए फर्स्ट जो होता है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जितने भी प्रोटॉन्स हैं, फोटॉन, मतलब ऑल फोटॉन्स ट्रेवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ट्रेवल्स विथ, इसकी जो वेलोसिटी होती है पूरा लिख देते हैं 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको लिख सकते हैं नियर अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन एयर या वैक्यूम, ठीक है। ये दोनों मूव करता है कि जितने भी फोटॉन्स हैं वो इस वेलोसिटी से मूव करता है, चाहे इसको आप एयर में देखेंगे या फिर वैक्यूम में, ठीक है। इसी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है कि फोटॉन का जो मास होता है वो अनडिफाइंड है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थियरी, न्यूटोनियन थियरी। मतलब कि इस मास को न्यूटन्स थियरी या क्लासिकल फिजिक्स में आप देखेंगे तो फोटॉन का मास है वो डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। तो जब वो डिफाइन नहीं हो पाया तो हम मानते हैं कि इसके पास मास नहीं है। बाद में एक थियरी निकल के आई इसमें, मतलब रेस्ट मास को इसके डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि द मास ऑफ फोटॉन
is not defined in sense of Newtonian mechanics. न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स को ही कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो न्यूटन्स होता है, न्यूटन्स लॉ, ठीक है, न्यूटन्स लॉ और होल्ड, ठीक है, जिसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड करेंगे उस मैकेनिक्स को क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो फोटॉन होता है, अब इस वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, ठीक है, तो बाद में आइंस्टीन थ्योरी आप पढ़ेंगे कि अगर कोई पार्टिकल है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसका मास क्या होता है, एनर्जी के बराबर हो जाता है, ठीक है। उसके मास को इस थियोरी के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स की थियोरी के अकॉर्डिंग प्रूफ नहीं किया जा सका, ठीक है। इसका मतलब होता है, माना गया कि फोटॉन का जो मास होता है मतलब कोई मास नहीं होता, बाद में आइंस्टीन ने इसको, इस थियोरी को प्रूव किया कि ये मास नहीं बल्कि क्या हो जाता है, एनर्जी हो जाता है, ठीक है। और बाद में इसमें डिफाइन किया गया रेस्ट मास को, ठीक है, तो द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0, ठीक है, तो इसका जो रेस्ट मास होता है फोटॉन का वो 0 होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि फोटॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है, मतलब फोटॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब ना इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, मतलब इस पर ना पॉजिटिव का कोई इफेक्ट पड़ेगा ना नेगेटिव का इफेक्ट पड़ेगा, कहने का मतलब है कि जो फोटॉन है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल इन नेचर रखता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसकी जो एनर्जी है, फोटॉन की एनर्जी, ठीक है, और मोमेंटम वो डिफिनिट होता है, मतलब निश्चित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इस फोटॉन हैज़ अ डिफिनिट एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है, मतलब इसकी जो एनर्जी होती है वो डिफाइंड है, ठीक है, E इज इक्वल टू hc डिवाइड बाई लैम्डा, या मोमेंटम देखेंगे तो ये भी डिफाइंड है h बाई लैम्डा, जहाँ पर h होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल, जूल होता है, जूल पर सेकेंड, ठीक है, ये वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। इसमें देखिए फोटॉन में जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऑल कोलिजन्स between a photon and a matter are perfectly elastic, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर फोटॉन में कोलिजन हो रहा है या फोटॉन मैटर के पार्टिकल में कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन आप जानते हैं कि इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो बराबर किसके होता है, फाइनल मोमेंटम के, ठीक है।
मतलब मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। और जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो आपको बताया गया बीएससी फर्स्ट ईयर में कि परफेक्टली कोलिजन जो होता है उसका मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है, और जब कंजर्व होगा तो उसी को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो प्रॉपर्टी है फोटान और मैटर की, मतलब अगर दोनों में कोलिजन हो रहा है, मैटर के पार्टिकल में फोटान में कोलिजन हो रहा है तो वो आपका इलास्टिक होगा, ओके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी को आप इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो फोटान इंक्रीज करेंगे, हाँ, लेकिन फोटान की जो एनर्जी होती है वो चेंज नहीं होती है ना। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, लिख दे रहे हैं पहले, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन या इसी को लाइट भी कहते हैं, number of photon increases but the energy of each photon does not change, ठीक है। मतलब कि अगर रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटान इंक्रीज होते हैं, लेकिन फोटान की जो एनर्जी होती है वो चेंज नहीं होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक आप बल्ब ले लिए हैं, या जो लाइट की जो रॉड होती है, लाइट की रॉड, ठीक है, उसको ले लेते हैं और इसमें एक लाइट लेते हैं, जैसे येलो लाइट जो होता है, येलो ले लेते हैं, या फिर कुछ और भी ले लीजिए, दो रॉड लेते हैं। रॉड वो समझ रहे हैं ना, जो लाइट वाला रॉड, जैसे बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब। तो यहाँ पे बल्ब ले लीजिए ना। तो ये क्या होगा आपका, अगर सपोज करते हैं कि ये 100 वाट का है, ठीक है, और ये 200 वाट का, अगर ये येलो लाइट है तो ये भी येलो ही होगी, दोनों सेम लेंगे, ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ठीक है, मतलब दोनों का वेवलेंथ सेम होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं वेवलेंथ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये 100 वाट का है, ये 200 वाट का है, तो ये बल्ब जब जलेगा इससे भी क्या निकलेंगे, फोटान निकलेंगे। तो इसकी इंटेंसिटी क्या कम है, इसकी इंटेंसिटी कम है तो इससे कम फोटान निकलेंगे, और इसकी इंटेंसिटी देखिए 200 वाट का है, इससे ज़्यादा फोटान निकलेंगे, ठीक है ना। उतने ही टाइम, जितने टाइम में यहाँ पे ना 2-3 फोटान निकल रहा है, उतने ही टाइम में यहाँ पे, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फोटान निकलेंगे। तो कहने मतलब ये है कि अगर इंटेंसिटी आप इंक्रीज़ करते हैं तो फोटान इंक्रीज़ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सिंगल फोटान है इसकी एनर्जी क्या है, ई है, तो इसकी भी जितने भी यहाँ पे फोटान होंगे सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ऐसा नहीं कि एनर्जी का, इसकी एनर्जी भी बदल जाएगी, तो ये h बाई लैम्डा, अच्छा c बाई लैम्डा, ठीक है। तो जितने भी फोटान होंगे सबकी एनर्जी सेम होगी। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की चर्चा करेंगे। थैंक यू।